चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं कहां से? एसके हेलमंथीस से। कल जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा था वो था प्लेटी हेलमंथीस, जहां पे चपटे कृमियों के बारे में जाना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसके हेलमंथीस, जिन्हें आम भाषा में हम क्या कह देते हैं? गोल कृमि कह देते हैं, राउंड वॉर्म्स कह देते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है इनके बारे में देख लेते हैं एक बार कि एसके हेलमंथीस प्राणी अनुप्रस्थ काट में कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, और गोलाकार होने की वजह से ही क्या नाम दिया इन्हें? गोलकृमि कहा गया। अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी होते हैं। मुक्तजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित या निर्भर नहीं होते हैं। जलीय अथवा स्थलीय होते हैं। पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी हो सकते हैं, मतलब या तो मुक्तजीवी भी हो सकते हैं या फिर परजीवी भी हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार के जीव इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। आप जानते हैं कि द्विपार्श्व सम्मित प्लेटी हेलमंथीस से ही जुड़ गया है अपने पास। त्रिकोण की ये वाला लक्षण भी प्लेटी हेलमंथीस से ही जुड़ गया है। तथा कूट गुही होते हैं। ये एक नया शब्द आया है ना, कि इससे पहले अगर आप प्लेटी हेलमंथीस की बात करें तो वहां पर वो कैसे हैं? अगुही है। और ये कैसे हैं? कूट गुही हैं। और इसके बाद आने वाले सभी सदस्य, सभी संघ कैसे होंगे? वो गुही होंगे। इनका शारीरिक संगठन कैसा है? अंग तंत्र स्तर का है। कैसा है? अंग तंत्र स्तर का है। ये चीज भी एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। आप जानते हैं कि इससे पहले कौन थे? प्लेटी हेलमंथीस। और प्लेटी हेलमंथीस की अगर अपन बात करें तो प्लेटी हेलमंथीस में अंग स्तर का संगठन था, और इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन है। और इसके बाद जितने भी सदस्य हमें मिलेंगे उन सभी में क्या देखने को मिलेगा? उन सभी में अंग तंत्र स्तर का ही शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा। इनमें आहार नाल पूर्ण होती है। इस चीज का जिक्र हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि पूर्ण आहार नाल का मतलब वो होता है जहां पर किसी आहार नाल की दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग माउथ कहलाती है और दूसरी ओपनिंग एनस कहलाती है, जिसमें सुप्रवृत्त पेशीय ग्रसनी ये एक यूनिक कैरेक्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। होती है उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। चित्र 4.10 ये यहाँ पर उनके सदस्यों को दिखाया गया है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होती है। प्राय मादा नर से बड़ी। आप देखें, ये वाला जो है वो नर है और ये वाली जो है वो मादा है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मादा का शरीर कैसा है? बड़ा है। मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब क्या बताया था? प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है इनमें लार्वावस्था नहीं होती है, अथवा अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी हो सकता है। ये परिभाषा भी आपको बताई। ये इनके सदस्यों पर निर्भर करता है कि किस सदस्य में लार्वावस्था है, किस सदस्य में लार्वावस्था नहीं है। अगर किसी सदस्य में लार्वावस्था दिख रही है तो हम बोलेंगे उसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, और किसी सदस्य में लार्वा अवस्था अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? उसमें प्रत्यक्ष परिवर्तन है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिया है एस्कैरिस, जिसे क्या नाम दिया गया? गोलकृमि। दूसरा है बुचेरेरिया, जिसे फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं। बुचेरेरिया के बारे में अगर आप देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी जिक्र आया है कि वहां पर एक डायग्राम छपा हुआ है जिसमें एक इंसान के एक पैर में स्वेलिंग दिख रही है। उस बीमारी का नाम उन्होंने दिया है हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस। वो इसी की बुचेरेरिया की वजह से ही होता है। दूसरा है एनसाइक्लोस्टोमेटा, इसे हुकवॉर्म भी कह देते हैं। ये लक्षण किसके हुए? एस्के हेलमंथीस या गोलकृमियों के हुए। नेक्स्ट संघ पे हम लोग चलते हैं। अगला जो संघ हमारे पास दिया गया है वो है एनिलिडा। यहाँ पे इसके शब्द को तोड़ते हैं कि आखिर ये नाम दिया क्यों गया है। यहाँ पे एनी शब्द का मतलब होता है एन्युलस, जहां पर एनुलस शब्द का मतलब होता है रिंग, वलय। आप इनके सदस्यों को देखें तो आप पाएंगे कि उनके सदस्यों में क्या पाई जा रही है? अलग अलग रिंग या वलय पाई जा रही है। और वलय युक्त शरीर होने की वजह से ही इनका जो नाम है वो दिया गया है क्या? एनिलिडा, है ना। ये प्राणी जलीय हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लवड़ी अथवा अलवण जल मतलब स्वच्छ जली। स्वच्छ जली जैसे नदियां, तालाब, झील। और लवड़ी मतलब समंदर। अथवा स्थलीय हो सकते हैं। स्वतंत्र जीव हो सकते हैं जैसा कि दिख रहा है, और कभी कभार परजीवी, जैसे यहां पर
ये जो एक डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है किसका? जोंक हिरुडिनेरिया का। और आप जानते हैं कि जोंक जो है वो ब्लड सक करने का काम करती है, मतलब वो एक तरीके से क्या है? परजीवी। तो स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं कि अंग तंत्र का स्तर अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा। कहां से देखने को मिल गया है? हमें जो है एस के हेलमंथीस से ही मिल गया है। मतलब इनमें भी क्या मिलेगा? अंग तंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। तथा द्विपार्श्व समिति हमें कहां से देखने को मिली है? प्लेटी हेलमंथीस से देखने को मिली है। तो इनमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा? द्विपार्श्व समिति ही देखने को मिलेगी। ये त्रिकोर की होते हैं। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कौन थे? प्लेटी हेलमंथीस थे। विखंडित खंडित एक शब्द का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और बताया था कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है तीन में। कौन कौन सा? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। तो एनिलिडा उसका एक एग्जांपल है कि एनिलिडा के सदस्यों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। विखंडित खंडित होता है तथा गुहीय, ये देखिए ये करेक्टर जुड़ गया, क्योंकि प्लेटी हेलमंथीस तक जीव कैसे थे? अगुहीय थे। एस के हेलमंथीस में कैसा था? कूटगुही था। और यहां से लेकर आगे के जितने भी सदस्य हमें देखने को मिलेंगे वो सब कैसे होंगे? गुहीय होंगे। प्राणी होते हैं, इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड, आप देखें ये जो खंड बने हुए हैं इन्हें मेटामियर या सोमैट कहते हैं। मेटामियर या सोमाइट, है ना। स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन में शब्द आया क्या? एनुलस, जो यहाँ पे आपको लिखा है, अर्थात सूक्ष्म बलय, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए इस संघ को क्या नाम दिया गया? एनिलिडा नाम दिया गया। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य अथवा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां आप पाएंगे कि अपन ने त्रिकोर की कहा है, और त्रिकोर की का मतलब है कि इनमें मीजोडर्म भी आ गई है। और हम जानते हैं कि पेशियां किससे विकसित होती हैं? मीजोडर्म से। अब मीजोडर्म अगर परत आ गई है तो वहां पर पेशियां भी विकसित हो सकती हैं। तो इनमें अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो किसमें? चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनिलिड, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है नीरीज, ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये किसका दिया गया है? नीरीज का, जो क्या है? एक जलीय एनिलिड है। जैसे नीरिज में पार्श्वपाद या उपांग, जिन्हें नाम दिया पैरापोडिया, पाए जाते हैं, जो तैरने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगर वहां पर वो अर्थवर्म या केंचुए के बारे में पूछते हैं कि केंचुए में गमन अंग या गमन संरचना क्या है, तो वहां पे आंसर आता है सीटी। और अगर वो नीरिज के बारे में पूछते हैं कि नीरिज में गमन अंग या संरचना क्या है, तो हम बोलेंगे क्या? पैरापोडिया। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस चीज का जिक्र भी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र अगर हम नॉन कोर्डेटा में देखें कहां पाया जाता है, तो वो एनिलिडा और सेफेलोपोड मोलस्का में पाया जाता है। वृक्कक नेफ्रिडिया, ये एक करेक्टर आ गया कि अगर हम इनमें उत्सर्जी संरचना की बात करें कि इनमें उत्सर्जन कौन करवाता है, तो इनमें उत्सर्जी संरचना क्या है? नेफ्रिडिया है। पराशर नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्र का तंत्र में एक जोड़ी गुक्षिकाएं, गुक्षिकाओं को हम लोग कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ साइटोन, है ना। गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। एक वचन में क्या कहा गया? गैंग्लियन होती है, जो पार्श्व तंत्रिकाएं द्वारा दोहरी अधर तंत्र का रज्जु से जुड़ी होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नीरीज, यहां पे बात करें, ये वाला डायग्राम जो दिया गया है, एक जलीय एनिलिड है, ये बात भी सही है, जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब ये डायोसियस कंडीशन है, मेल अलग और फीमेल अलग। जबकि अर्थवर्म में देखें तो केंचुए में या अर्थवर्म में जो है, एक ही शरीर में मादा अंग भी है और नर अंग भी है। लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। इसे बोला जाता है उभय लिंगाश्रय। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नीरीज, नीरीज हमारा ये रहा। दूसरा उदाहरण यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। फेरेटिमा, जिसे हम कहते हैं केंचुआ,
तथा हिरुडिनेरिया जिसे कहा जाता है ब्लड सकिंग लीच, है ना, रक्त चूसक जोंक, क्योंकि ये ब्लड को सक करती है। ठीक है, अगले फाइलम पे चलते हैं। अगला जो फाइलम हमारा है, पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और ऑर्थोपोडा में भी सबसे बड़ी क्लास जो होती है वो होती है इंसेक्टा, जिसमें कीटों को रखा गया है ना। ऑर्थोपोडा का ये जो नाम है वो दिया गया है जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांगों की वजह से, इसकी वजह से जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांग, ज्वाइंटेड हो गया संधि युक्त, अपेंडेज हो गया उपांग, और संधि युक्त उपांगों की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा, ऑर्थो। ऑर्थो हो गया ज्वाइंटेड, और पोडा, पोडा हो गया अपेंडेजेस। जरा पढ़ेंगे कि ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किसकी है, ऑर्थोपोडा की है। कल भी अपन ने इस चीज का जिक्र करा था कि कुल जातियों की अगर हम बात करें तो लगभग मोर देन 1.5, और उनका 2/3 देखें तो 65 से 70% तक क्या देखने को मिलते हैं, हमें कीट ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें अंग तंत्र का शरीर संगठन होता है, ये पॉइंट भी हम लोग देख चुके हैं कि अंग तंत्र हमें कहां से देखने को मिल रहा है, एस के हेलमिंथेस से, तथा ये दो पार्श्व सम्मित होते हैं, ये चीज हमें कहां से देखने को मिल रही है, प्लेटी हेलमिंथेस से। त्रिकोरकी होते हैं, ये भी हमें कहां से देखने को मिल रही है, प्लेटी हेलमिंथेस से। विखंडित, हाँ थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है 3 में। कौन कौन है वो, जो है एनिलिडा है जो अभी हमने खत्म किया, ऑर्थोपोडा जो ये रहा, और एक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, और ये कैसे हैं, गुहीय प्राणी हैं। ऑर्थोपोडा का शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका रहता है, ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है इनका, कि इनका शरीर जो है किससे ढका हुआ है, इनका शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका हुआ है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। आर्थोस का मतलब होता है संधि, और पोडा का मतलब होता है उपांग। यही पॉइंट थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करा था कि आखिर इनका ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ये लिखा भी है, इनमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन किसके द्वारा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो जीव कौन है और कहां पे रह रहा है। जैसे एक उन्होंने दिया है क्लोम गिल्स, गिल्स आप जानते हैं पानी में ही काम करेंगे, मतलब ये हुआ कि ये वो सदस्य हो सकते हैं जो कहां पर होंगे, जल में होंगे, जैसे कि झींगा मछली, प्रॉन फिश। प्रॉन फिश जो है नाम जरूर उसमें फिश लगा है, लेकिन वो फिश नहीं है, वो एक ऑर्थोपोड है। दूसरा पुस्त क्लोम, है ना, बुक गिल्स, बुक गिल्स कहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर जीव कैसा होगा, जली होगा, जैसे कि लिम्यूलस या किंग क्रैब। दूसरा है पुस्त फुप्पस, बुक लंग्स, बुक लंग्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें, स्कॉर्पियन, बिच्छू में, जो डायग्राम में आपके में यहां पर बना कर दिया गया है। अथवा श्वसनिकाओं, ये श्वसनिकाओं वाला कैरेक्टर याद रखिएगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि श्वसनिकाएं या ट्रेकियल ट्यूब्स जो होती है वो इंसेक्ट्स में पाई जाती है। इनका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स, क्या बोला जाता है इन्हें, ट्रेकियल ट्यूब्स कहा जाता है, और ये कीटों की श्वसन संरचना होती है। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के सदस्य होते हैं, अपवाद स्वरूप एनिलिडा और सेफेलोपोड मोलस्का, सभी में कैसा है, खुला प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। संवेदी संरचना के रूप में एंटीना हो सकते हैं, नेत्र हो सकते हैं, स्टेटो, ये संतुलन के लिए अंग पाए जाते हैं, संतुलन के लिए संरचना पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कीटों में पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचना क्या है, तो कीटों में पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचना क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है। कॉकरोच बैचेस में आपने पढ़ा होगा कि कॉकरोच में जो है, अगर आप उसके मिडगट और हाइंडगट देखें तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन संधि पर क्या पाए जाते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, 100 से 150 करके लिखा है। नर तथा मादा पृथक होते हैं,
और अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? अधिकांशतः इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ मेंबर्स अंडे ही देते हैं, लेकिन बिच्छू में अगर आप देखें तो बिच्छू में वहां पर बच्चे बाहर निकल के आते हैं उसके शरीर से, इसलिए वो विविपेरस है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा हो सकता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं, ये किसी संघ पर बेस्ड बात नहीं है, ये जीव पर बेस्ड बात है कि अगर उसमें लार्वा अवस्था में दिख रही है तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, और लार्वा अवस्था अगर नहीं है तो वो प्रत्यक्ष परिवर्धन है। उदाहरण में उन्होंने दिया है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट का मतलब क्या है? ऐसे कीट जिनसे हमें फाइनेंशियली कोई फायदा हो, जैसे मधुमक्खी है, अगर हम उसका शहद बेचेंगे तो हमें फाइनेंशियली फायदा होगा, तो ऐसे कीट क्या कहलाते हैं? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट। जिसमें है एपिस, ये कौन हो गई? हमारी मधुमक्खी। दूसरा है बॉम्बे विक्स, ये हो गए कीट, रेशम कीट। और आप जानते हैं कि रेशम के जो धागा होता है उससे कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे फाइनेंशियल फायदा हो रहा है। लेसिफर या लाख कीट, आप जानते हैं कि सोने की चूड़ियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम उनके नीचे लाख की एक परत लगा देते हैं, और वो लाख किसके द्वारा बनता है? एक कीट के द्वारा बनता है। ये तीन एग्जाम्पल जो इसमें दिए गए हैं वो सब क्या है? वो वहां पर आपको आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। दूसरा है रोग वाहक कीट। ये ऐसे कीट हैं जिनसे क्या हो रहा है? रोग हो रहे हैं। एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। अगर आप देखिए तीनों ही मच्छर की प्रजातियां हैं, और मच्छरों की इन तीनों ही प्रजातियों से कोई ना कोई रोग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूथ पीड़क, जैसे कि टिड्डा। ये डायग्राम आपके में दिया गया है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट में हमें दिख रहा है जीवित जीवाश्म, और जीवित जीवाश्म का एग्जाम्पल क्या है? लिम्यूलस, जिसे राज करकट, कभी कभार इंग्लिश में बोल देते हैं इसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? किंग क्रैब भी कहते हैं। तो ये भी किसका सदस्य है? ये भी ऑर्थोपोडा का ही सदस्य है। चलते हैं अगले फाइलम की ओर। अगला जो फाइलम हमारे में दिया गया है जिसका नाम है मोलस्का। बात आती है कि मोलस्का के जो सदस्य होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, तो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा भी है कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का के सदस्य होते हैं वो कोमल शरीर वाले होते हैं, और ऐसे में सुरक्षा के लिए वो अपने शरीर के चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं, शैल बना लेते हैं, है ना। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। नंबर 1 पे कौन था? ऑर्थोपोडा। और नंबर 2 पे कौन है? मोलस्का है। ये प्राणी स्थलीय बिल्कुल हो सकते हैं अथवा जलीय। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप डायग्राम में ही देखें तो डायग्राम में यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है, और आप जानते हैं ऑक्टोपस कहां पे मिलता है? जल में मिलता है। ये लवणीय या अलवणीय अथवा अंग तंत्र स्तर के शारीरिक संगठन वाले होते हैं। ये बात फिर से वही बार बार रिपीट हो रही है कि अंग तंत्र हमारा स्टार्ट कहां से हो चुका है? अंग तंत्र स्टार्ट हो चुका है एस्केल्मंथीज से, और उसके बाद के जितने भी सदस्य हमें देखने को मिले हैं वो सब क्या है? अंग तंत्र वाले ही है। साथ में द्विपार्श्व, ये पॉइंट भी हमें हर बार रिपीट हुआ है। इसका एक अपवाद हमें देखने को मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में। उसके अलावा जितने भी सदस्य हमें आगे मिलेंगे उन सब में हमें क्या देखने को मिलेगा? द्विपार्श्व सममिति ही देखने को मिलेगी। त्रिकोण की इस चीज का कोई अपवाद हमें आगे नहीं मिलेगा। प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर आगे के जितने भी सदस्य हमें देखने को मिले या और आगे जो हमें मिलेंगे उन सब में हमें क्या मिलेंगे? त्रिकोण की संरचना होगी, और ये गुही है, ये भी मिलेंगे। शरीर कोमल, ये रहा, मिल गया हमें। जो है शरीर कैसा है? कोमल है, परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है सुरक्षा के लिए। यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर ये कवच ही दिखाया गया है, जीव तो हमें दिख ही नहीं रहा है इसमें। जो इनका शरीर अखंडित, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि खंडित शरीर या मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी हमें कहां देखने को मिली? सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेगी। एनिलिडा जो हो गया है, ऑर्थोपोडा जो हो गया है, कॉर्डेटा जो आगे आएगा, जो है जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा अंतरंग ककुद होता है। त्वचा की नरम व स्पंजी परत ककुद के ऊपर एक प्रवार बनाती है जिसे मेंटल कहते हैं। ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा, मेंटल कैविटी या पेलियल, पेलियम भी कहा जाता है।
जिसमें पंख के समान, ये पॉइंट यहां से मिस हो गया है, क्लोम पाए जाते हैं। फेदर लाइक गिल्स, इंग्लिश में ये शब्द याद रखिएगा, कभी कभार सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि इनमें श्वसन संरचना के लिए क्या पाए जाते हैं, तो इनमें फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, है ना, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जीवा या रेड्यूला कहा जाता है। सामान्यतः आगे देखते हैं, सामान्यतः नर और मादा पृथक होते हैं। सामान्यतः बोला है मतलब कोई ना कोई जीव ऐसे भी होंगे जिनमें नर और मादा अंग पृथक नहीं होंगे, जिनमें ओवो टेस्टिस होगा। ओवो मतलब ओवरी वाला पोर्शन भी होगा और टेस्टिस वाला पोर्शन भी होगा। उदाहरण उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इस बात का मतलब ये जरूर है कि इनमें सदस्य जो है कहीं ना कहीं ऐसे भी है जिनमें नर और मादा अंग एक ही बॉडी में है। ये कैसे हैं? ये अंड प्रजक होते हैं, मतलब ये ओविपेरस। परिवर्धन जो है सामान्यतः कैसा है? लार्वा के द्वारा होता है, और अगर लार्वा के द्वारा परिवर्धन हो रहा है मतलब इनमें परिवर्धन कैसा है? अप्रत्यक्ष है ना। उदाहरण में दिया गया है सेब, घोंगा या पायला, जो डायग्राम आपका अभी ऊपर आपने देखा, एनसीईआरटी आप लोगों ने खोल के रखी होगी, आप वहां डायग्राम देख सकते हैं। जो बना है वहां पे वो क्या है? एप्पल स्नेल है। पिंक टाडा मुक्त सुक्ति, ये पर्ल ऑयस्टर है। सीपिया इसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। लॉलिगो इसे स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टोपस इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, बेताल मछली, जो डायग्राम में दिया गया है। अप्लाइजिया इसे समुद्री खरगोश सी हेयर के नाम से जाना जाता है। डेंटेलियम इसे डेंट या टस्क सेल के नाम से जाना जाता है, और कीटोप्लूरा इसे काइटोन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में कोई ट्रिक नहीं है, वो थोड़ा बहुत 2-4 बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद वो चीज आपके हैबिट में आ जाएगी और आप उस चीज को जान जाएंगे कि ये किस संघ के सदस्य हैं। नेक्स्ट संघ पे चलते हैं। नेक्स्ट संघ में हमारा नाम है एकाइनोडर्मेटा। अगर हम इसके शब्दों को अलग अलग करें तो हमें क्या पाएंगे? एक शब्द है इसका एकाइनो, और दूसरा है इसमें डर्मेटा, डर्मा। एकाइनो शब्द आता है यहाँ पर सूल, कांटे नुमा संरचना, कांटे नहीं बोलना है, कांटे नुमा संरचना है। और डर्मा मतलब स्किन, मतलब इनकी त्वचा में जो है कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, इस वजह से इनका नाम हमने क्या दिया? एकाइनो डर्मेटा दिया। इस चीज को पढ़ लेते हैं, डायग्राम में भी दिया। आप देखिए इसके शरीर पर कांटेनुमा संरचना, उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है, और इन उभरी हुई संरचना की वजह से ही इन्हें क्या नाम दिया गया है? एकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये बाह्य कंकाल शरीर के बाहर नहीं है, ये अंदर की तरफ है, अंतः कंकाल, इसलिए ये उभरा हुआ दिखता है और यही हमें कांटेनुमा संरचना के रूप में नजर आता है। कि इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा, बाकायदा उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है। सूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये सभी शब्द बहुत चुनिंदा जगहों पे इस्तेमाल किया है। इससे पहले ये शब्द हमें जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था टीनोफोरा में। टीनोफोरा के अलावा प्राय, सामान्यतः, लवणीय, अलवणीय, है ना, समुद्री या स्वच्छ जलीय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। टीनोफोरा के बाद उन्होंने एकाइनोडर्मेटा में लिखा है कि ये क्या है? सभी। इस सभी शब्द को मार्क कीजिएगा कि सभी कैसे हैं? समुद्रवासी है, तथा अंग तंत्र का इनमें संगठन पाया जाता है। वयस्क इकानोडर्म, ये याद रखिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इस चीज का जिक्र भी हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने एक चार्ट बना के दिया है और उस चार्ट में इकाइनोडर्मेटा के आगे स्टार लगाया है। स्टार लगा के उन्होंने दिया है कि इकाइनोडर्मेटा में सम्मिति इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी अवस्था कौन सी है, वयस्क अवस्था या लार्वा अवस्था। जो वयस्क इकाइनोडर्म होते हैं उनमें आर्य सम्मिति है, और जो लार्वा होता है उनका उनमें उनमें बायलेटरल सिमेट्री है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है वयस्क, इस वयस्क शब्द को याद रखिएगा।
और वैसे भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला जा चुका है कि जब तक कोई चीज ना कही जाए हम उसे वयस्क के लिए ही मानते हैं। वयस्क इकाइनोडर्म आर्य रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा कैसा है, द्विपार्श्व रूप से, बाकायदा एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, सम्मित होते हैं। ये सब त्रिकोण की हैं। ये करेक्टर हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही देखने को मिल गया है। प्रगुई है, ये करेक्टर भी हमें एस के हेल्मिन्थेस के बाद से, मतलब एनिलिडा से देखने को मिल गया है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, मतलब माउथ भी है और एनस भी है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इनमें माउथ जो होता है वो अधर सतह पर होता है और एनस जो होती है वो डोर्सल सरफेस पे, पृष्ठ सतह पर होती है। सामान्यतः मुख अधर सतह पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर बाकायदा लिखा हुआ है, होता है। जल संवहन तंत्र, इसको तो डबल स्टार लगाइएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दो शब्दों का फेर वो कर सकते हैं। कभी कभार वो पूछते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, और कभी वो शब्द लगाते हैं वाटर कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है। तो अगर कैनाल सिस्टम शब्द लिख के आता है तो उसका आंसर आता है पोरिफेरा, और वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आता है तो उसका आंसर आता है क्या, एकाइनोडर्मेटा। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेकर। इस संघ की विशेषता है, ये लिखा हुआ है, जो चलन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ये जो सिस्टम है जहां से वो श्वसन और बाकी की चीजें कर रहे हैं वहां से वो उत्सर्जन भी कर लेते हैं। नर एवं मादा पृथक होते हैं, मतलब बॉडी कैसी है, डायोसियस है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। बाह्य का मतलब क्या है? बाह्य का मतलब होता है कि निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, और मादा शरीर के बाहर निषेचन कहां होगा, जल में होगा। कहां पर होगा, जल में। तो बाह्य निषेचन सिर्फ जलीय जीवों में पाया जा सकता है। थलीय जीवों में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब मादा शरीर के अंदर। परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा द्वारा होता है। उदाहरण के लिए दिया है एस्टेरियास, या इसे स्टारफिश कहते हैं, डायग्राम आपके में दिया गया है। इकाइनस इसे समुद्री अर्चन कहते हैं। एंटीडोन इसे सी लिली कहते हैं। कुकुमेरिया इसे सी कोकुम्बर कहते हैं, और ओफ्यूरा इसे भंगुरतारा या ब्रिटल स्टार कहते हैं। ठीक है, अगले संघ पे चलते हैं। अगला संघ जो हमारे पास है वो है हेमिकॉर्डेटा। नाम पे चलते हैं। इसे हेमी लगाने की क्या जरूरत थी, अगर हेमी ना होता तो सीधे क्या हो जाता, कॉर्डेटा। लेकिन कॉर्डेटा होने के लिए डिमांड क्या है, कि कॉर्डेटा होने के लिए उनमें क्या होने चाहिए, नोटोकॉर्ड। मतलब कहीं ना कहीं हमने पहले इन्हें नोटोकॉर्ड जैसा माना होगा कि इनमें नोटोकॉर्ड है। शुरुआत में हमने इन्हें कॉर्डेटा का सदस्य ही माना, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई बक्कल डायवर्टिकुलम, हमें पता चला ये नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, ये कुछ और संरचना है। तो हमने नोटोकॉर्ड से उठा करके कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में एक अलग से संघ में रख दिया, और उस संघ का नाम क्या दिया, हेमिकॉर्डेटा नाम दिया। कि इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ के बाकायदा लिखा हुआ है, एक उपसंघ के रूप में रखा गया, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में, नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जैसे स्टोमोकॉर्ड। यही वो चीज है, स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डायवर्टिकुलम, यही वो चीज है जिसे धोखा खा के हमने क्या समझा था, जिसे नोटोकॉर्ड समझा था। जो पृष्ठ रज्जु के समान, ये लिखा भी है, समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन कैसा है, अंग तंत्र का बहुत पहले से आ चुका है ना, एस के हेल्मिन्थेस ही आ गया है। सब द्विपार्श्व रूप से संबंधित हैं। ये भी हमारा कहां से, प्लेटी हेल्मिन्थेस से आ चुका है। त्रिकोण की, ये भी प्लेटी हेल्मिन्थेस से आ चुका है, तथा गुही है, गुही कहां से, एनिलिडा से आ चुका है। इनका शरीर बेलनाकार है, बाकायदा दिख रहा है, और शरीर तीन भागों में विभाजित है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। शरीर कितने भागों में विभाजित है, तीन, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इनका शरीर सुंड, प्रोबोसिस, कॉलर और लंबे वक्ष, ट्रंक में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। ये गलत है कि जितने भी नॉन कॉर्डेटा के सदस्य हैं उन सब में कैसा है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। परिसंचरण कैसा है, खुला।
प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम द्वारा होता है, जलीय जीव है सामान्यतः, तो सिंपल सी बात है, श्वसन किसके द्वारा हो रहा है, क्लोम के द्वारा हो रहा है। तथा शुंड ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, बाह्य निषेचन जलीय जीवों में आपको बताया था कि निषेचन कहाँ होगा, शरीर के बाहर मतलब जल में होगा। परिवर्धन लार्वा अवस्था के द्वारा होता है, तो सिंपल सी बात है, परिवर्धन कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और लार्वा का नाम भी दे दिया है, टोनेरिया लार्वा द्वारा होता है, मतलब कैसा है वो, अप्रत्यक्ष है। उदाहरण दिया गया है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये थे हमारे आज के टॉपिक, और इसी टॉपिक के साथ आपका नॉन कोर डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम संग उठाएंगे कौन सा, कोर डेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।